किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर पहले भी सीटेट पेपर 2 के पेपर लगवाए गए हैं और 1 के और पेडागोजी हिंदी, ये सभी कुछ पेपर आपको लगवा दिए गए थे। तो आप सभी जाकर चैनल चेकआउट कर लीजिए, प्ले लिस्ट डली हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा दिसंबर में सीटेट पेपर है, तो आप सभी जाकर जरूर लगाइए पेपर को, क्योंकि पेपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमें पेपर निकालना है तो। क्योंकि एक तो दो ही एक मूल मंत्र हैं इस पेपर को निकालने के, कि हमें एनसीईआरटी बेसिक और थ्योरी पूरी क्लियर करना, और दूसरा है पेपर लगाना, क्योंकि पेपर वैसे ही रिपीट होते रहते हैं इसलिए। तो थ्योरी वाइज भी होते, तो चलो हम डेली के डेली कितने 30 क्वेश्चन लगाएंगे। और आज फिर से शुरू हो गए हैं सारे पेपर, तो आप सभी आ जाइए और लगाइए साथ में। और चलो स्टार्ट करते हैं। और सभी को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस। तो चलो आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी आज के हमारे 30 क्वेश्चन लगाते हैं सीटेट पेपर 2 के एसएसटी के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर के, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया। तो पहले आप भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कमेंट करके, और फिर अगर जो भी नहीं आ रहा है फिर मैं उसका दूंगी आंसर, तो आप अपना मिला लीजिएगा कि आप कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मुझे भी पता चल सके और आपको भी अपने आप में पता चल सके कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने आंसर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो पहले का आंसर है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया था। तो घास वाले मैदान बनाना, या अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, या अत्यधिक वन उन्मूलन, या ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। क्या? अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना हमारा जो मध्य पाषाण युग है उसको परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया था, जिसके दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी जरूर मिलाइए अपना क्वेश्चन इससे। फिर है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसको कहेंगे हम क्या? स्थल संधि, या द्वीप, या खाड़ी, या जल संधि। तो जो स्थल का संकरा भाग को जोड़ रहा है, तो यानी संकरा जो, तो उसको हम स्थल ही संधि कहेंगे। क्या? स्थल ही संधि कहेंगे, थोड़ी ना वो जल वाले भाग को जोड़ रहा है, ना द्वीप वाले ना खाड़ी, तो हम स्थल संधि कहेंगे। फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो आगे हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो जिसका उल्लेख कहाँ संगम कविताओं में मिलता है, और वह पूर्वी तट पर तो व्यापार के वहाँ पर प्रमाण भी मिले हैं। धट्टीकोटा, या पुहार, या मदुरई, या कोरकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये फेमस मदुरई में मिलता है ये बंदरगाह। कहाँ? संगम कविताओं में है जो बंदरगाह, और वो पूर्वी तट पर व्यापार के उधर प्रमाण भी मिले हैं, तो ये मदुरई आ जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी जरूर मिलाइएगा अपने क्वेश्चन एक से मेरे साथ में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। ये आ गया हमारा कौन सा, ये है हमारा कथन वाला। इसको ये बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कथन पढ़ के हमें आंसर मिलाना होता। इधर पर है ए और आर कथन को पढ़ना होगा और विकल्प का चयन करना होगा, कौन सा क्या है, क्या बता रहा है विकल्प, ठीक है। तो ये इसका है हमारा पहला अभिकथन है। फिर है कारण, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। फिर उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बोलना चाह रहा है पता है? देखो दोनों एक तो सही है कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों का बलिदान यानी बल की त्याग बल दिया था, है ना, महावीर और बुद्ध दोनों ने। ये सही मानो, सही है ये तो। फिर उनका मानना यह भी था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो है तो दोनों सही, दोनों ही कारण अभिकथन का कारण दे रहा है, दोनों सही है। पर आर है ना, वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्या हो रहा है? जो आर है हमारा वो एक ही सही व्याख्या भी करके यहाँ पर बता रहा है। तो हमारा इसमें से फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी एक ही कर रहा है, ठीक है। फिर कथन हमारा आ गया यहाँ पर, है ना। तो चलो देखते हैं, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर हमें विकल्प का चयन करना है। तो मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। फिर हमारा 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। फिर कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन कौन सही है। तो एक पहला जो मुगल सम्राट है उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था, और फिर है हमारा कौन सा दूसरा यानी बी, ये बी दोनों
15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था। तो हमारे दोनों सही है, यानी हमारा तीसरा ही राइट आंसर माना जाएगा, ए और बी। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कथन ए और आर को पढ़िए। मैं बता दूं दोस्तों आपको सभी को फ्रेंड्स की इसमें कथन के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम सभी की इसमें हम कैसे आंसर दें। तो कथन ए ही मांगता है, कहीं मांगता है कि विकल्प चुनिए, यानी 1 2 कौन कौन सही निकल रहा है, या फिर वो मांगता है कि अभी कथन का कारण बताइए, यानी वो उसके सही है दोनों या उसकी व्याख्या कर भी रहा है या नहीं। तो हमें उनमें कन्फ्यूज होने लगती है कि व्याख्या कर रहा कि नहीं। तो इसको हम अच्छे से समझें और करें। तो हमारा आगे है शंकर अद्वैत के समर्थक थे और जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है। फिर है शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो ये कथन सही है और इसकी व्याख्या करते हैं या नहीं ये बताना है। तो दोनों सही है। शंकर आदित्य के समर्थक भी थे एवं शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या भी बताया था। तो दोनों हमारे सही है। इसके लिए आपको थ्योरी जाकर पढ़नी होगी। थ्योरी भी मैंने पढ़ाई है हिस्ट्री की, जाकर देख लीजिए। तो थ्योरी की प्लेलिस्ट अलग है और पेपर की थ्योरी की अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अलग अलग बनी है, तो वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। और आर सही व्याख्या भी कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे हमारा निम्नलिखित में से किस व्याख्या के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया है। तो ये किसने किया था? इस व्यवस्था को सिखों ने ये सब किया था, पर कौन क्या नाम था इस व्यवस्था का? तो इस व्यवस्था का जत्था एवं खालसा, राखी एवं चौथ। तो इस व्यवस्था का नाम था क्या? संरक्षण प्रदान किया था जो किसके अंतर्गत किया था? तो राखी के अंतर्गत किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राखी। फिर है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनः विवाह कर सकती हैं? किस समाज सुधारक ने यह प्राचीन ग्रंथों में उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया था कि विधवा पुनः विवाह कर सकती है? तो स्वामी विवेकानंद ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने, या विरसालिंगम पंतुलु ने, या ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये पुनः विवाह की जो सुझाव दिए थे ईश्वरचंद विद्यासागर ने। किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिए थे। फिर है आगे है 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई 1820 ईस्वी के बाद के वर्षों में मुंबई की प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई है? यकीन मानो ये सभी का सभी जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सभी के सभी एनसीईआरटी से आ रहे हैं। आप सभी, मैंने एनसीईआरटी क्योंकि एक बार फॉलो कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ। इसमें टिप्स भी आपको मिलती है इस चैनल पर, आपको कैसे पढ़ें क्या करें, कि मैं भी अपना रूटीन बताती हूँ कि कैसे पढ़ती हूँ क्या करती हूँ, और साथ में मैं सारी जानकारी भी देती हूँ सीटेट की, और सीटेट के पेपर लगवाती हूँ और सभी बताती हूँ कि कौन से पेपर, क्योंकि मैंने पेपर भी लगाए हुए हैं और एनसीईआरटी भी फॉलो की है, तो मैं बता सकती हूँ उसको। तो इसमें हमें आंसर देना है कौन ये बैठने पाठों को सुनने की अनुमति दी गई बाहर बरामदे में, क्यों? केवल ये सबको कथन पढ़ना है और हमें इसके आंसर देना है कौन सही है। क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था वे अनावश्यक शोर कर रहे थे, ये तो नहीं हो सकता। यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा को प्रदूषित कर देंगे जहाँ अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। तो देखो इनमें से मैंने ये सारा पढ़ा है ना, तो इनमें से ना पहला है कि फीस नहीं दी थी, ना दूसरा है कक्षा मैंने बैठाया, तीसरा है क्यों है वो, क्योंकि जो बच्चे थे उनको छोटी जाति का मानते थे, वो विदूषित मानते थे कि ये हमारे लायक नहीं है, हमारे बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा तीसरा ही आंसर राइट हो जाएगा, यानी केवल सी हमारा सत्य हो जाएगा। उसके लिए हमें जाकर पूरी थ्योरी पढ़नी होगी, तब हम क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं। और जिसने पढ़ी हुई है तो वो आराम से क्वेश्चन आंसर लगा पाएंगे, और लगाइए, आपके लिए बहुत बेस्ट चांस है। और बहुत अच्छे यहाँ पर सभी पेपर लाइन से लगवाए जाते हैं। 2011 से 24-25 जितने भी आपके एग्जाम हो जाते हैं वहाँ तक आपको लगवा दिए जाएंगे। जैसे अभी 24 में है, लास्ट 2 बार होता है एक साल में, तो हमारे 24 तक के लगवाए जाएंगे। जो फर्स्ट हुआ था वो भी लगवाया जाएगा। मुंबई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का उन्मूलन था, या जाति प्रथा का उन्मूलन, या सती प्रथा का उन्मूलन, या पर्दा प्रथा का, या बाल विवाह का। तो हमारा कौन सा प्रथा का उन्मूलन था? परमहंस गठित, जो परमहंस ने मंडली गठित की थी मुंबई में 1840 में, तो वो था जाति प्रथा का उन्मूलन। क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन था ये। फिर है हमारा आगे राष्ट्रवाद और
कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अब करेंगे हम मिलान। तो पहला कृष्ण क्या है, कृष्ण संधान। कृष्ण संधान का किससे आ जाएगा, राजा रवि वर्मा। किससे आ जाएगा, राजा रवि वर्मा से मिलान। जातुग्रह दाह, जातुग्रह दाह आ जाएगा हमारा नंदलाल बोस से। मेरी माँ अवनींद्रनाथ टैगोर से आ जाएगा मेरी माँ। फिर आएगा पूर्व के आदर्श, तो ये आ जाएगा हमारा ओकाकुरा कंकुजू है ना। तो राइट हो जाएंगे हमारा जैसे कि चौथा पहला, फिर दूसरा तीसरा। तो हम आंसर देखते हैं इसमें, पहले चौथा कहाँ पर है, इसमें फिर पहला, हाँ ये सही है, चौथा पहला दूसरा तीसरा। तो हमारा तीसरा राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर है ना। फिर है आगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान फिर से आ गया हमारा, इसमें है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है ना। सूची 1 और सूची 2। तो हमारा पहला है सतारा। सतारा किससे मिल रहा है, हमारा सतारा मिलेगा हमारा 1850। सतारा को हटा, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने का सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और कब हड़पा, तो ये देखो सतारा है कब, 1850 में। सतारा 1850 में। संबलपुर है 1852 में। नागपुर है, नागपुर हो जाएगा हमारा कहाँ, नागपुर हो जाएगा 1848 में। और उदयपुर हो जाएगा 1853 में। तो इस प्रकार से हमारे आंसर क्या माने जाएंगे, पहला होगा क्या, पहला हो जाएगा हमारा तीसरा, फिर हो जाएगा हमारा पहला, तीसरा पहला, सॉरी तीसरा पहला नहीं, पहला सही क्वेश्चन मिल नहीं रहा, तीसरा नहीं मिल रहा है इसमें। पहला हो जाएगा हमारा सतारा वाला, 1848 में हुआ था। सतारा वाला क्या 1848 में, संबलपुर 1850 में, एवं फिर हमारे सही है नागपुर 1853 में, उदयपुर 1852 में। इस प्रकार से हमारा फोर्थ राइट आंसर माना जाएगा, यानी फर्स्ट, तीसरा, दूसरा, चौथा। थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए आप सभी बहुत अच्छे से देख के करना, जिससे आपको जो आपने पढ़ा है वो आ रहा तो अच्छे से देख के करना, उसको नहीं आ रहा तो फिर तो हम कुछ भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार करना है। तो यहाँ पर हमारा विचार है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना और वर्ष 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो इनमें से तीसरा तो नहीं समझ आ रहा, ये तो नहीं है ऐसा। हमारा पहला और दूसरा राइट है कि जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, वह विरुद्ध थे, तो ये सही है। फिर आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर पहला राज्य बना था, बिल्कुल राइट है। तो हमारे 2 राइट है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा, यानी ए और बी दोनों सही है। फिर है हमारा, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, या शनि यूरेनस तथा नेपच्यून, या मंगल बृहस्पति तथा नेपच्यून, या मंगल बृहस्पति तथा शनि। तो हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, तो वो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है तो 180 देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर के साथ, या 0 अक्षांश के साथ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ। किसके, 180 डिग्री देशांतर के साथ, यानी पहला राइट आंसर है। फिर 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, या फिर है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, या दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, या दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी और डी, जो कि यह दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है, यानी हमारा फोर्थ ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं, तो गाँव और शहरी इलाके, या राज्य और देश, या महाद्वीप और सागर, या विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो जो बड़े पैमाने के क्षेत्र मानचित्र लेंगे तो उसमें गांव और शहर भी इलाके दर्शा देंगे ना वो सारे, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। फिर है परितंत्र की रचना में सम्मिलित है जीवधारियों के बीच के पारंपरिक संबंध, या जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, या प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध। तो ये दर्शाता है परितंत्र की रचना सम्मिलित होती है ए और बी, यानी जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, या जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध। तो ये दोनों हमारे राइट है, यानी ए और बी राइट आंसर माना जाएगा हमारा पहला। फिर है हमारा आगे 50वां क्वेश्चन, इसमें है हमारा नदी एवं महाद्वीप। इसमें हमें पढ़ना है कि
युग्म पर विचार करना, कौन सा युग्म मिल रहा है। तो मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका तो नहीं है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका नहीं है, ऑरेंज एशिया, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट है कौन सा, ऑरेंज वाला मिल रहा है जो एशिया में है। कहाँ, ऑरेंज है ना, ऑरेंज नदी है जो महाद्वीप एशिया महाद्वीप में है। तो ऑरेंज नदी एशिया महाद्वीप में है, तो ये राइट है हमारा, यानी उपयुक्त में से कौन एक भी सही है। तो केवल हमारा केवल तीसरा राइट है, जो कि ऑरेंज एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है ना। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, या महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, या महाद्वीपों के मध्य में, या महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान पाए जाते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, मैंने ये पढ़ाया भी है भूगोल में कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो यह परत बादलों में लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो राइट आंसर हमारे तीनों माने जाएंगे कि ए बी सी तीनों समताप मंडल के बारे में है ना। तो हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ना है, फिर पहचान करके सही कथन बताना है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक है। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा कौन सा, ए बी दोनों सही है, यानी वो ए और बी दोनों सही, फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। फिर है नदी का मुहाना क्या होता है, वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, या वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, या वह स्थान जहाँ नदी शुष्क और मौसम में सूख जाती है। तो नदी का मुहाना क्या होता है, वो होता है वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है। तो भारत, इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में जो कोयले का अग्रणी राज्य है वो है चाइना, यानी चीन। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाता है, यानी किया जा सकता है, वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, स्थानीय संसाधन, अजैविक संसाधन। तो राइट हो जाएगा हमारा यह संभावित संसाधन। कौन सा, संभावित संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है। फिर हमारा आगे ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाते हैं ऐसे पशु, गहन निर्वाह कृषि वाले, स्थानांतरित कृषि वाले, या चलवासी पशुचारण, या मिश्रित कृषि। तो ऐसे कहलाते हैं हमारे क्या, ये कहलाएंगे चलवासी पशुचरण। कौन से, चलवासी पशुचरण कहलाएंगे, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, ये है हमारा लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है ये। इसमें तो ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो लोगों के व्यवहार करने के भिन्न भिन्न तरीके से, या झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं, या विभिन्न संस्कृतियों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, किस तरीके को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो ये क्वेश्चन देखो आप सब जानते होंगे कि ये क्वेश्चन जरूर ही राजनीति का है, यानी पॉलिटिकल साइंस का है। तो उसमें से आप सभी क्वेश्चन का आंसर लगा के मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो, फिर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कमेंट करके, या लास्ट वीडियो में बता दूंगी। तो इसका कमेंट करके आंसर जरूर आप सभी बताइएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, सभी को शेयर, और जरूर सारी जाकर वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं पेपर लगवा रही हूँ तो आप सभी चेकआउट कीजिएगा 2011 से 2024 तक के सभी पेपर। तो चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।